हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका से लाए TPS-77 रडार को भारतीय सीमा पर पाकिस्तान ने किया तैनात। आखिर क्या है पाकिस्तान का ये नापाक इरादा, सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों। ब्रेकिंग न्यूज और इसी बीच बताएंगे जहां समंदर में बढ़ेगी बादशाहत, भारत को बांग्लादेश ने दे दिया ऐसा ऑफर, जलकर भुन जाएगा चाइना। साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे जहां ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में खालिस्तानियों का उत्पात, भारत के वाणिज्य दूतावास पर बहुत बड़ा हमला बताएंगे दोस्तों। कनाडा से भी बड़ी खबर है, जहां तलवार लेकर खड़े हुए थे दोस्तों प्रदर्शनकारी, जिसके बाद भारत के हाई कमिश्नर का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है दोस्तों। और कनाडा में सिख छात्र पर भी बड़ा हमला हुआ है। सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। और कैसे तिरंगे की रक्षा के लिए खालिस्तानियों से अकेला भिड़ गया भारतीय अधिकारी, उच्चायोग ने दिया मुंह तोड़ जवाब। सारी जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां क्या है पाकिस्तान के नापाक इरादे। अमेरिका से लाए TPS-77 रडार को किया भारतीय सीमा पर तैनात। बता दें भारत के सीमा पर घुसपैठ की कहानी पाकिस्तानी सेना के लिए नई नहीं है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा से महज 58 किलोमीटर की ही दूरी पर एक अत्याधुनिक निगरानी रडार तैनात किया है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के उमरकोट जिले की चोर छावनी में TPS-77 मल्टी रोल रडार लगाया गया है। रक्षा विशेषज्ञों के एक समूह का मानना है कि इस घटना से भारत की सुरक्षा दबाव में आ सकती है। माना जाता है कि पाकिस्तान सेना ने भारत के इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का मुकाबला करने के लिए लॉकहीड मार्टिन कंपनी द्वारा अमेरिका में बनाए गए TPS-77 के परिवहन योग्य MRR वर्जन को तैनात किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक हथियारों में से एक भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की शक्ति का उपयोग करके वायरलेस संचार, उपग्रह लिंक और रडार को जाम करने में सक्षम है। भारतीय सेना का यह इलेक्ट्रॉनिक हथियार दुश्मन की पैसिव ट्रैकिंग करने में सक्षम है, यानी दुश्मन की रेडियो तरंगों का पता लगाकर दुश्मन की जानकारी के बिना उसकी पहचान की जा सकती है। चूंकि ये सक्रिय ट्रैकिंग जैसी रेडियो तरंगों का उत्सर्जन नहीं करता है, इसीलिए इसे दुश्मन के रडार वेब रिसीवर्स द्वारा महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन TPS-77 MRRS बैंड तरंगों की मदद से 250 किलोमीटर तक दुश्मन की निगरानी प्रणाली की पहचान कर सकता है। दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का पता लगा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक मंसूबे क्या है, नापाक इरादे क्या है, वो तो अभी खुलकर सामने नहीं आया है दोस्तों, लेकिन जैसे ही आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है, एक भारतीय होने नाते दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है, अगर आप समझ पाते हैं तो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर हमेशा की तरह। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत को बांग्लादेश ने दे दिया है ऐसा ऑफर कि जल भुन जाएगा चाइना। समंदर में बढ़ेगी भारत की बादशाहत। बता दे पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती मजबूत करने के कवायद के बीच बांग्लादेश ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को चटगांव और सिलहट में देश के बंदरगाहों का इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। चटगांव बांग्लादेश का एक अहम बंदरगाह है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के करीब होने की वजह से रणनीतिक रूप से भी जरूरी है। अखबार ढाका ट्रिब्यून ने प्रधानमंत्री हसीना के हवाले से कहा कि अगर भारत चाहे तो वो हमारे चटगांव और सिलहट बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया फाउंडेशन के राम माधव ने रविवार को हसीना के आधिकारिक आवास गण भवन में उनसे मुलाकात की थी, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने ये पेशकश की। प्रधानमंत्री हसीना ने कहा कि इस कदम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। खबर के अनुसार माधव के साथ बातचीत में हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं भी भेजी। माधव ने हसीना की अगुवाई में बांग्लादेश की सामाजिक आर्थिक विकास की तारीफें की। खबर में उनके हवाले से कहा गया है कि पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश और भारत में शानदार दोस्ती है और उम्मीद है कि भविष्य में भी ये रिश्ता बरकरार होगा। अब ऐसे में चीन को मिर्ची लगना तो तय है दोस्तों। मिर्ची क्या, वो जल करके भुन भी जाएगा। ऐसी स्थिति का उसको पता लगने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश ने ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दिया है भारत को दोस्तों। ऐसे में बांग्लादेश की PM शेख हसीना को आप लोग थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ब्रिटेन के बाद अमेरिका में खालिस्तानियों का उत्पात, भारत के वाणिज्य दूतावास पर बहुत बड़ा हमला। बता दें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्यिक दूतावास पर अटैक हुआ है। ये हमला खालिस्तान के समर्थकों ने पंजाब में अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्ती किए जाने
हटाने के विरोध में किया है। पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उसके कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया गया है। अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास पर अटैक से भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में रोष है। अमेरिका में इन लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सैन फ्रांसिस्को में हमले के बाद भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों के संगठन फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इसकी आलोचना की है। संगठन की ओर से कहा गया है कि हम लंदन और सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकने में नाकाम व्यवस्था से दुखी हैं। दोनों ही जगहों पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल रही है। आखिर कैसे कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भारत के राजनयिक मिशनों पर हमला बोल दिया। सोमवार को हुए इस हमले में खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी करते हुए घुसे और कॉन्सुलेट के बाहर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें ये हमला ब्रिटेन में किए गए हमले के बाद हुआ है दोस्तों, वो अमेरिका में। आपको पूरी जानकारी बता दें, जहां पर कनाडा से भी बड़ी खबर है। तलवार लेकर खड़े हुए थे 200 प्रदर्शनकारी। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इसके चक्कर में बता दें खालिस्तानी समर्थक और वारिस पंजाब दे का चीफ अमृतपाल सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश में जुटी हुई है। और इसी बीच अमृतपाल सिंह को लेकर भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है। ऐसे ही प्रदर्शन की खबर कनाडा से भी सामने आई है, जिसके चलते कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर को एक कार्यक्रम में जाना कैंसिल करना पड़ गया। बताया जा रहा है कि ओटावा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ताज पार्क कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने ही वाले थे कि तभी लगभग 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी वहां आ पहुंचे। कुछ के हाथों में तलवार भी थी। उनके प्रदर्शन को देखते हुए संजय कुमार वर्मा ने कार्यक्रम में शामिल होना कैंसिल कर दिया। दरअसल ब्रिटिश कोलंबिया के सारे में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड कनाडा फाउंडेशन ने एक स्वागत समारोह आयोजित किया था। भारत के उच्चायुक्त इसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, इससे एक चीज तो पता चल रहा है कि अमृतपाल के तार हर एक जगह से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, साथ ही साथ आपको दोस्तों बता दें, जहाँ तिरंगे की रक्षा के लिए खालिस्तानियों से भिड़ा भारतीय अधिकारी उच्चायोग ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। दरअसल ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के सामने अचानक भीड़ इकट्ठा होती है। उसमें शामिल लोग खालिस्तानी नारे लगाते हैं। भीड़ के बीच अचानक एक खालिस्तानी समर्थक दफ्तर की बालकनी में चढ़ता है और वहाँ लगे तिरंगे को नीचे उतारता है। जैसे ही वो झंडे को नीचे उतारता है, अंदर से इंडियन हाई कमीशन का एक अधिकारी निकलकर बाहर आता है और तुरंत तिरंगे को उससे छीन लेता है। वो मुकाबला करता है और उस शख्स से जो तिरंगे का अपमान करने में आमदा हो चुका है। कुछ देर बाद उच्चायोग के ऑफिस में उससे भी कई गुना बड़ा तिरंगा लहराकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोग इस अधिकारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पूरे भारत में ही नहीं दोस्तों, विश्व में उस अधिकारी की तारीफ हो रही है। और ये अधिकारी सैकड़ों की भीड़ से नहीं डरता और अपने तिरंगे के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए खालिस्तानी समर्थक के हाथों से झंडा छीन लेता है। इसके बाद वीडियो में कुछ हंसने की मजाक उड़ाने जैसी आवाजें आती हैं और ये अधिकारी वहीं खड़ा रहता है बिना किसी से डरे। इसके बाद खालिस्तानी समर्थक अपना झंडा उच्चायोग के ऑफिस में लगा देता है और ये अधिकारी उसके झंडे को भी हटा देता है। और आज हर तरफ उनके साहस की तारीफ हो रही है। अब ऐसे में दोस्तों, उस इंडियन डिप्लोमेट्स को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलेगा, जिसने भारत के इस झंडे के लिए सैकड़ों की भीड़ से भी नहीं डरा दोस्तों और तटस्थ होकर खड़ा रहा। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उस अधिकारी को, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर नेपाल में दहल की जय जय, प्रचंड मत से फिर साबित किया बहुमत। जी हाँ, नेपाल में एक बार फिर प्रचंड की नैया लगी पार। 3 महीने में दूसरी बार विश्वास मत जीता प्रचंड। बता दें, नेपाल की राजनीति में पिछले दिनों हुए उठापटक के बीच 3 महीने में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को दूसरी बार संसद में विश्वास मत लेना पड़ा। नेपाल में 2 महीने में ही सत्ता गठबंधन में आए बदलाव के बाद संवैधानिक बाध्यता की वजह से एक बार फिर पीएम को इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा और वे इसमें पास भी हो गए। नेपाल की संसद में पिछली बार 275 में 273 यानी कि 99.27% सांसदों का समर्थन मिला था, लेकिन इस बार प्रचंड को 172 सांसदों का ही समर्थन मिला। 3 महीने पहले केपी ओली के साथ वाम गठबंधन बनाकर सरकार गठन करने वाले प्रचंड ने 2 महीने में ही केपी ओली की पार्टी को सत्ता गठबंधन से बाहर कर दिया। इस बार वाम लोकतांत्रिक गठबंधन में नेपाली कांग्रेस सहित कई अन्य दलों का समर्थन मिला। जी हाँ, विश्वास का मत रखते हुए प्रचंड ने कहा कि मजबूरी में उन्होंने तीसरे महीने में दूसरी बार संसद में अपना बहुमत साबित करना पड़ रहा है। ओली के साथ सत्ता साझेदार करने के बाद से ही उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इस गठबंधन में कंफर्टेबल हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, लेकिन आपकी जो भी इस पर राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। बात करें खबर की, जहां शाहिद अफरीदी ने फिर अलापा कश्मीर राग टीम इंडिया से की ये अपील। बता दें, पाकिस्तान टीम के
पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। 46 साल के अफरीदी ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वो हमेशा कमजोरों का समर्थन करेंगे। शाहिद अफरीदी ने भारतीय टीम से एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा करने का अनुरोध किया। बीसीसीआई सचिव जय शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारतीय टीम एशिया कप 2023 के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी, जिसके चलते वेन्यू को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। शाहिद अफरीदी ने लीजेंड्स लीग के फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहां भी कमजोर लोग होंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, मैं उनके लिए बोलूंगा। हाँ, मैंने कश्मीर के लोगों के लिए बात की है। मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है। शाहिद अफरीदी फिलहाल लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए कतर की राजधानी दोहा में है, जहां उन्होंने एशिया लायंस टीम की कप्तानी की। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले भी कई बार शाहिद अफरीदी भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। इससे पहले पिछले साल मई के महीने में शाहिद अफरीदी ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक के सपोर्ट में एक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। ट्वीट करते हुए कहा था कि भारत मानवाधिकार हनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। यासीन मलिक के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत आरोप कश्मीर की आजादी के संघर्ष को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप लोग क्या जवाब देना चाहते हैं कश्मीर राग अलापने को लेकर शाहिद अफरीदी को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों, बात करते हैं एक और खबर की, जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा बयान, कहा मुझे कोर्ट में मारने की साजिश रची गई। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान इन दिनों तोशाखाना मामले को लेकर फंसे हुए हैं। शनिवार को इमरान खान इस्लामाबाद कोर्ट में पेश होने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके काफिले को कोर्ट जाने से पहले इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया गया था। पेशी के लिए जाते वक्त पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के काफिले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इमरान खान के काफिले में चल रही गाड़ियां ही आपस में टकरा गई। इस हादसे के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सोमवार को कहा कि जल्द ही मैं खुलासा करूंगा कि कैसे मैं लगभग एक मौत के जाल में फंस गया और न्यायिक परिसर में मुझे मारने की साजिश रची गई और कैसे सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मुझे सही समय पर बचा लिया। बता दें कि कोर्ट जाते वक्त इमरान खान के काफिले की गाड़ी पलट गई थी। एक्सीडेंट के बाद की वीडियो देखकर साफ पता चल रहा था कि काफिले की दो गाड़ियां आपस में टकराई, जिनमें से एक गाड़ी पूरी तरह से पलट गई। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां दोस्त जापान ने कह दी ऐसी बात, दुविधा में पड़ गया भारत। पीएम मोदी से मिले जापानी पीएम किशिदा फूमियो। बता दें जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 2 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। इस दौरान किशिदा फूमियो ने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। किशिदा फूमियो ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात में यह स्पष्ट किया कि भारत और जापान परंपरागत मित्र है। दोनों देशों के संबंध नई इबारत लिख रहे हैं। क्वाड से लेकर बुलेट ट्रेन के समझौते तक जापान हमेशा से भारत का साझेदार रहा है। इसकी पृष्ठभूमि पीएम मोदी और स्वर्गीय जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने ताकत के साथ रखी थी। हालांकि दोनों देशों के संबंध सुदृढ़ हैं, लेकिन फिर भी किशिदा फूमियो ने पीएम मोदी से सोमवार को हुई मुलाकात में एक ऐसी डिमांड रख दी, जिसके बाद भारत भी थोड़े पशोपेश में आ गया। दरअसल इस नए प्लान पर भारत की प्रतिक्रिया कैसी होगी और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, कोई नहीं जानता है। जापान वो देश है जो क्वाड में भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल है। भारत के साथ उसके रिश्ते काफी पुराने हैं और ऐसे में वो भारत को नाराज करने का रिस्क नहीं लेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो ऐसे में किशिदा फूमियो की इच्छा है कि भारत यूक्रेन पर हमला करने के लिए रशिया पर सख्त रुख अख्तियार करे। भारत के लिए दुविधा यह है कि जापान और रशिया दोनों उसके अच्छे दोस्त हैं, जबकि किशिदा चाहते हैं कि भारत जापान और रशिया में से किसी एक को चुने। वैसे रशिया भारत का परंपरागत साझेदार है और रशिया भारत का बड़ी मात्रा में तेल और हथियार भी निर्यात करता है और भारत का लंबे समय से रशिया सबसे बेहतरीन और बेस्ट फ्रेंड रहा है, दोस्तों दोस्त रहा है और हर मुश्किल घड़ी में रशिया भारत के साथ खड़ा रहा है। बहरहाल ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट जो कह रही है दोस्तों, वास्तव में अगर ऐसा है तो भारत संकट में पड़ने वाला है कि आखिर इस पर क्या डिसीजन ले या फिर क्या जवाब दे जापान को। बहरहाल दोस्तों हमारी भारत की जनता इस पर क्या जवाब देगी, क्या कहना चाहते हैं आप लोग दोस्तों? क्या भारत को क्लियर कह देना चाहिए जापान को? बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां इसी से जुड़ी खबर, जहां पर आई विल ट्राई वन मोर, यानी एक और गोलगप्पा मेरे को चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जापानी प्रधानमंत्री ने कैसे उठाया पीएम मोदी जी के साथ गोलगप्पे का लुत्फ, पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। बता दे भारत की यात्रा पर आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने गोलगप्पे का लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज पर इसका वीडियो शेयर किया गया है। बता दें कि जापानी पीएम इन दिनों भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। वो सोमवार सुबह भारत पहुंचे हैं और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की है। वो कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और भारत की G20 की अध्यक्षता एवं G7 की जापान की अध्यक्षता के लिए प्राथमिकताओं पर भी चर्चाएं करेंगे। जी हाँ, बहरहाल आपको
आपको बता दें कि पीएम मोदी जी के सोशल मीडिया अकाउंट पर जापानी प्रधानमंत्री का गोलगप्पा खाता हुआ वीडियो पोस्ट किया गया है। इसके कैप्शन में लिखा है, जापान के प्रधानमंत्री मेरे मित्र फूमियो किशिदा ने गोलगप्पे का स्वाद लिया, उन्होंने बुद्धा जयंती पार्क में गोलगप्पा खाया। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अफ्रीका में पिटा चीन, 9 चीनी वर्कर्स की मौत, बंदूकधारियों के हमले का रशिया से क्या है कनेक्शन, बता दें। अफ्रीका में चीन के 9 वर्कर्स की हमले में मौत का मामला सामने आया है। इस खबर से चीन में हड़कंप मच गया है दोस्तों। जानकारी के अनुसार मध्य अफ्रीका में काम करने वाले चीनी मजदूरों को एक हमले में निशाना बनाया गया है। इस हमले में 9 चीनी वर्कर्स की मौत हो गई है। इस मामले में संदिग्ध विद्रोहियों ने हमले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है। इसके लिए इस ग्रुप ने रशिया के वैगनर ग्रुप को जिम्मेदार बताया है। हालांकि विद्रोहियों की ओर से रशिया के इस ग्रुप के जिम्मेदार होने का कोई सबूत नहीं दिखाया है, लेकिन अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि कुछ बंदूकधारी हमलावरों ने रविवार को खदान पर हमला कर दिया था। यहाँ चीनी वर्कर्स काम कर रहे थे और इन चीनियों को हमला करके मौत के घाट उतार दिया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां रशिया को भेजा 40,000 टन गेहूं, हड़प गए पाकिस्तानी अफसर, दाने दाने को तरस रही जनता। जी हां, कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि विदेशों से मिल रही मदद और राहत सामग्री भी चोरी हो रही है। रशिया ने पाकिस्तान की मौजूदा हालात पर तरस खाकर 40,000 टन से ज्यादा गेहूं मदद के तौर पर दिया था, लेकिन ये गेहूं जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा बल्कि चोरी हो गया। पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में सख्ती से एक्शन लेते हुए अपने 67 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कथित तौर पर सिंध खाद्य विभाग के कर्मचारियों की मिली भगत से सिंध प्रांत के 10 जिलों में स्थित सरकारी गोदामों से लगभग 40,392 टन गेहूं चोरी हो गया है। रशिया ने इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान को 50,000 टन गेहूं की आपूर्ति की थी। पाकिस्तान में खाने की कमी को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। रशिया ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इतनी बड़ी राहत दी थी। अब ऐसे में दोस्तों पूरा का पूरा गेहूं चोरी हो गया है पाकिस्तान में। इससे बड़ी निंदनीय और शर्मनाक खबर कतई भी नहीं हो सकती। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां कर्ज की गुहार लगाता रह गया पाकिस्तान, लेकिन IMF श्रीलंका को दे गया $2.9 बिलियन पैकेज की मंजूरी। बता दें, दक्षिण एशिया में भारत के 2 पड़ोसी देश आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। इनमें एक पाकिस्तान और दूसरा श्रीलंका है। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इन दोनों देशों ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से पैकेज की गुहार लगाई थी, लेकिन इनमें से केवल एक ही देश को आर्थिक पैकेज मिलेगा। IMF ने श्रीलंका के लिए अरबों रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दिया है, जबकि महीनों से बातचीत कर रहे पाकिस्तानी हुकूमत के प्रतिनिधियों को IMF ने बेल आउट पैकेज मंजूर नहीं किया। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान को अभी और हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। जी हाँ, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक गवर्नर नंदलाल वीरासिंघे ने कहा है कि उन्हें IMF से $2.9 बिलियन का पैकेज मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं जिसके सर पर भारत का हाथ होता है उसके लिए अपने आप सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में घर घर पहुंच रही संस्कृत की शिक्षा, मोबाइल संस्कृत गुरुकुल की बढ़ी लोकप्रियता। बता दें, जम्मू और कश्मीर में संस्कृत भाषा की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सचल शिक्षा अभियान करीब 3 महीने पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम को इस मकसद से लॉन्च किया गया है कि संस्कृत के शिक्षक घर घर जाकर लोगों को इस प्राचीन भाषा की अनौपचारिक शिक्षा देंगे। जम्मू स्थित एक गैर सरकारी संस्था वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने पिछले साल दिसंबर में मोबाइल संस्कृत गुरुकुल या सचल संस्कृत गुरुकुलम की शुरुआत की थी, जो अब तक जम्मू के 1 दर्जन से ज्यादा बस्तियों को कवर कर चुका है। वैदिक संस्थान ट्रस्ट का कहना है कि वो चाहता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत में ज्ञान का जो खजाना भरा है उसकी अनौपचारिक शिक्षा लोगों तक पहुंचे। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही कार्य किया जा रहा है दोस्तों सचल संस्कृत गुरुकुलम द्वारा, तो हम इसका सपोर्ट करते हैं। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और थैंक यू जरूर कह दीजिएगा इनको। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात को नजरअंदाज नहीं कर सकता अपना भारत। आखिर क्या है चीन के मंसूबे, बता दें दुनिया की 2 महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात पर अमेरिका और भारत समेत कई देशों की नजरें हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया दौरे पर गए हैं, जहां वे मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात को भारतीय विदेश नीति के जानकार गंभीरता से ले रहे हैं। दरअसल रशिया और चीन दोनों ही ऐसे देश हैं जिनकी अमेरिका से नोक झोंक होती रही है और ये अमेरिका पर भारत को बहला फुसलाकर अपने पक्ष में करने का आरोप लगाते रहे हैं। रशिया चीन की नजदीकी को लेकर क्या कहा है दोस्तों विशेषज्ञों ने, बता दें रशिया और चीन दोनों आपसी संबंधों को नो लिमिट पार्टनरशिप की संज्ञा
धमकियां दे रहे हैं। इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल रशिया का चीन के करीब आना भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। रशिया भारत का लंबे समय से आर्म्स सप्लायर रहा है, वहीं चीन भी रशिया से हथियार खरीदने लगा है। और इन दिनों जबकि रशिया यूक्रेन संघर्ष में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के बीच खुद को अकेला खड़ा पाया, तो चीन इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में दर्शाना चाहते हैं और इसका रास्ता रशिया यूक्रेन युद्ध के मैदान से होकर जाता है। यदि चीन रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने की कोशिश करता है और वो कोशिश कामयाब हो जाती है, तो दुनिया में चीन के प्रति विश्वास बढ़ना लाजमी है। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां योगी होते तो ना होती बेटे की हत्या, मूसेवाला के पिता ने की योगी जी की जमकर तारीफ। 2024 में लोग वोट देने को होंगे मजबूर। बता दें 19 मार्च को पंजाब के मानसा में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बरसी का आयोजन किया गया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने जहां पंजाब सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अगर योगी होते तो बेटे की हत्या ही नहीं होती, पंजाब का ये हाल ही ना होता। योगी ने उत्तर प्रदेश को साफ किया। उन्होंने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सभी लोग योगी के नाम पर वोट डालने को मजबूर हो जाएंगे। बलकौर सिंह ने कहा कि जिस दिन उसे उस पॉपी यानी लॉरेंस का इंटरव्यू जेल से देखा है, ऐसा लगा एक बार फिर से बेटे का कत्ल हो गया है। उन्होंने कहा कि वो गैंगस्टर खुद सिद्धू की मौत की जिम्मेदारी ले रहा है और पुलिस उसके सामने घुटने टेक रही है। बलकौर सिंह ने कहा कि उन्होंने चीन और कारगिल बॉर्डर पर 30 डिग्री तापमान में ड्यूटी करके देश की सेवा की है, उसका ये सिला मिल रहा है। जी हाँ, सीएम मान पर कटाक्ष करते हुए दोस्तों उन्होंने कहा कि पंजाब को दिल्ली के सामने गिरवी रख दिया। प्रदेश के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री में इतनी ताकत नहीं है कि खुलकर फैसला ले सकें। आज पंजाब में अमृतपाल पर जो कार्रवाई की जा रही है, ये भी देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दी गई हिम्मत के बाद है। बलकौर सिंह ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस की जेलों में ब्रांचें चल रही हैं। बहरहाल दोस्तों उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की है। योगी जी की तो तारीफों के पुल बांध ही दिए। दोस्तों बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है सिद्धू मूसेवाला के हत्या को लेकर। बहरहाल दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।